हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। काफ़ी लंबा गैप हो गया था पिछले वीडियो और इसमें बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल कमिटमेंट्स। नाउ एक वीडियो था जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने आपको जो बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में इस प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बताया था और उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके टोटल मार्क्स है 225, और इसका जो असेसमेंट वेटेज है वो कुछ इस प्रकार से है। टीएटी कंस्टिट्यूट 70% असेसमेंट वेटेज, जो कि बेसिक टेस्ट भी कहलाता है, और बाकी तीनों टेस्ट डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसटी जो है 10% ईच, विच इज पार्ट ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट। इसलिए टीएटी का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज द मेन टेस्ट ऑफ ऑल दी 4 टेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट 70%। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद में एक और वीडियो है जिसका रेफरेंस है, वो है 30 मेजर एंड कॉमन मिस्टेक्स दैट मस्ट बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग टीएटी रेस्पॉन्सेस। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो देखना। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए, 30 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स है, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं और उसे बहुत आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। तो लकीली किसी बंदे ने, सुमित शुक्ला ने, उसको टाइप कर दिया था कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं इसको अभी पढ़ूंगा नहीं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को देख लेना। इसमें इसने सिर्फ 28 पॉइंट को ही लिखा हुआ है, जबकि मैंने उसमें 30 पॉइंट कवर किए थे, 2 छूट गया है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, द मेजर मिस्टेक्स आर 1 पुअर ऑब्लिक पार्शियल ऑब्जर्वेशन। पुअर ऑब्लिक पार्शियल ऑब्जर्वेशन। तो मैंने एक्चुअली उसी वीडियो में बोला था कि मैं इन सारे के सारे 30 के 30 पॉइंट्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाईलाइटिंग कि किस तरह से ये मिस्टेक्स आपके रेस्पॉन्स में दिखता है और इसे ठीक करना जरूरी है बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट एसएसबी। तो पहला पॉइंट है पुअर ऑब्लिक पार्शियल ऑब्जर्वेशन। हम इसी को लेंगे और इसी के नीचे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 इज इग्नोरिंग बैकग्राउंड। इग्नोरिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब पिक्चर, दिया हुए पिक्चर में वो घटना कहाँ घटित हो रहा है उसको इग्नोर। चलो तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, पुअर इमोशनल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, आगे वीडियो में देखेंगे। तो वी विल टेक पॉइंट नंबर 1। इनफैक्ट एक्चुअली पॉइंट नंबर 2 को भी इसी में ले सकते हैं, बिकॉज आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दोनों का गड़बड़ दिखेगा, एंड पॉइंट नंबर 3 को भी हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे एंड आगे भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताना नेक्स्ट किस सीक्वेंस में, सीरियल में बनाना, सीरियल नंबर में, एंड विल डू दैट। सो दिस वाज द पिक्चर जिसके ऊपर मैं अभी पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन करूंगा, ऑल्सो ऑन पॉइंट नंबर 3। तो जब ये पिक्चर आपको दिखाया तो नेचुरली द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस पिक्चर फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड टू द वर्ल्ड इनसाइड, है ना। और इस काम के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस पिक्चर को, और इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको अपनी आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आंख इस पिक्चर को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन के अंदर लेके जाएगा, जहां पे ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप परसेप्शन होगा, दैट इज गिविंग मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू दिस पिक्चर और दिस स्टिमुलस। नाउ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक वर्ड है ऑब्जर्वेशन और दूसरा वर्ड है सीइंग। What is the difference between observation and seeing? जरूर कमेंट लिख के बताना। तो ये 30 सेकेंड्स आपको पिक्चर को देखने को मिलता है। What should you do? Should you observe the picture in 30 seconds or should you see the picture in 30 seconds? कमेंट लिख के बताना। And what happens if you see the picture and write your story, and how will it be different if you observe the picture and write your story? इस बात को एलाबोरेट करना, बिकॉज इसी में पॉइंट नंबर 1 के पीछे का जो मैसेज है वो छुपा हुआ है। सो ऑब्जर्वेशन, पिक्चर को आंखों के माध्यम से कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना के ब्रेन के अंदर ले जाना, जहां पे परसेप्शन होगा। परसेप्शन मतलब गिविंग मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू दिस पिक्चर। एंड देन आपको 3 सवाल भी पूछा हुआ है, वो है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। व्हाट लेड टू द सिचुएशन में हम आपको इस पिक्चर के अतीत में, पास्ट में जाके ये बताने का, वी वांट यू टू टेल
कि what are the causes या cause because of which this girl is crying where she is crying, and you can say she is crying in a park. The background of this picture is park, and this girl is crying in the park, and this boy is well dressed, formally dressed, leather shoe पहना हुआ है, ट्राउजर पहना हुआ है, फुल शर्ट पहना हुआ है डिजाइन वाला, एंड इसने लड़की के कंधे पे हाथ भी लगाया हुआ, उसका लड़के का बायां हाथ लड़की के दाहिने कंधे के पास है, यानी कि ये दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर। सवाल ये है ये लड़की इस जगह पे क्यों रो रही है, वो हम आपसे पूछते हैं व्हाट लेड टू द सिचुएशन में, व्हाट इज करंटली हैपनिंग में, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो कि वॉट एवर स्टेटेड प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पार्ट है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है और इस जो भी हो रहा है इसका अंत, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, अंत क्या होगा। सो कहानी में क्लियरली 3 पार्ट है, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कितनों को ये 3 पार्ट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लिखो 3 पार्ट्स टू द स्टोरी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर समझ में आ रहा है तो लिखो। नाउ जब ये पिक्चर अंदर जाता है, परसेप्शन होता है, उसके बाद अगला स्टेप है अपरसेप्शन, थीमेटिक अपरसेप्शन। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड अपरसेप्शन। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर और उसको कमेंट में लिखो आपको क्या पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझे लिखना कि सर काइंडली एक्सप्लेन what is the difference between perception and apperception, and how does apperception gets affected or distorted because of wrong coaching। टिप्स एंड ट्रिक्स के बेस पे जो कोचिंग होता है उससे आपका अपरसेप्शन का प्रोसेस कैसे डिस्टॉर्ट होता है उसके बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, वरना मैं एज्यूम कर लूंगा कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा, बिकॉज आप लोग सब एसएसबी में प्रोसेस तो सब जानते ही हो। सो इट इज नॉट थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, तो जरूर कमेंट लिख के बताना, विल मेक दैट राइट। नाउ in the process of finding out what led to the situation, what is currently happening and what is the final outcome, आपके अंदर एक मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो पहले ऑब्जर्वेशन, फिर परसेप्शन, फिर अपरसेप्शन एंड देन द एंटायर प्रोसेस, यू नो। सो दिस एंटायर प्रोसेस लेट्स कॉल इट मानसा। आप सोचते कैसे हो, ये सब आपके अंदर की दुनिया में हो रहा है, ये सब आपके अंदर की दुनिया में हो रहा है, और लास्ट में आपको 4 मिनट में वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड आपने इसे पेन से लिख के साइक को वापस देना है। सो साइक ने जो आपको दिया स्टिमुलस या पिक्चर जो है उसे बोलते हैं स्टिमुलस, और आपने जो साइक को लिख के दिया उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ही निर्णय लेने की क्षमता बोलते हैं। तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता में आपकी सोच उसकी गुणवत्ता को डिसाइड करता है। सो आपका ऑब्जर्वेशन, आपका परसेप्शन, आपका अपरसेप्शन, द एंटायर इनर प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस द वे योर रिस्पॉन्स कम्स आउट। अगर यहाँ पे मानसा को गंगोत्री मान ले तो आपका रिस्पॉन्स हो गया गंगा, तो गंगा में गंगोत्री के गुण दिखेंगे। तो अगर मानसा बढ़िया तो रेस्पॉन्स सुंदर, अगर मानसा में गड़बड़ तो गंगा भी गड़बड़, रेस्पॉन्स भी गड़बड़। यहां तक समझ में आ रहा है? तो गंगा वर्सेस गंगोत्री, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करके लिखो। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ए रेस्पॉन्स ऑफ ए कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट है, इसी पिक्चर के ऊपर, ये जो दिखाया वाला इसी पिक्चर के ऊपर वो लिखा है स्टोरी। लेट्स सी उसने क्या लिखा है, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसने सही तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व किया, सही तरीके से पिक्चर को परसीव किया। अपरसेप्शन का प्रोसेस अगर आपको पता है तो क्या हुआ, इंटरनल प्रोसेस में क्या हुआ, और रेस्पॉन्स में क्या निकल के आया, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोग इसके ऊपर कमेंट लिखोगे। सो मैं पढ़ता हूँ इसको। लिखता है रजत इज ए 26 years old boy। सो रजत एक 26 साल का लड़का है। when he was going to his college, he saw a woman in her late 20s crying, and he went to
कंफर्ट हर। तो रजत 26 साल का लड़का कॉलेज जब जा रहा था, अब यहाँ पे पार्क के थ्रू जा रहा था या रोड से जा रहा था ये क्लियर नहीं है, बट क्योंकि पिक्चर में पार्क है तो मैं ये सोचूंगा कि रजत फॉर्मल ड्रेस पहन के कॉलेज जा रहा था पार्क के अंदर से, लेकिन उसके हाथ में एक नोटबुक भी नहीं है, एक बैग भी नहीं है जो नॉर्मली कॉलेज के लड़के लैपटॉप बैग या कुछ ना कुछ तो कैरी करते, खाली हाथ जा रहा था कॉलेज। और उसने देखा कि उसी पार्क में, जिस पार्क से वो कॉलेज जा रहा था, वहाँ पे लगभग एक लेट 20s मतलब 25, 26, 27 साल की एक लड़की खड़ी होकर रो रही थी। कहाँ रो रही थी कहानी में नहीं लिखा, लेकिन पिक्चर में दिख रहा है पार्क में रो रही थी। ही वेंट टू कंफर्ट हर। तो रजत उस लड़की के पास गया उसको सांत्वना देने। तो यहाँ पे जिस तरह से ये लिखा है, ऐसा लग रहा है ये रजत इस लड़की को पहले से नहीं जानता, स्ट्रेंजर है, बट रजत ने उसको कंफर्ट करने के चक्कर में 26 साल के रजत ने एक लेट 20s की लड़की के कंधे पे ही हाथ रख दिया। क्या ये एक इमोशनली मैच्योर रिस्पॉन्स है कि एक अनजान लड़की के कंधे पे आपने, रोती हुई लड़की कंधे पे आपने जाके बिना बात के उसके कंधे पे हाथ रख दिया? क्या ये एक एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स है या नहीं है, ये लिख के बताना। इस एक्शन के पीछे रजत एक रचना है कैंडिडेट का। तो रजत अगर इमेच्योर है, वो इसलिए इमेच्योर हो क्योंकि कैंडिडेट इमेच्योरली सोच रहा है। तो रजत ने लड़की को जो टच किया, क्या वो एक सोशली इंटेलिजेंट एक्शन है या नहीं है, लिखना। सोशल इंटेलिजेंस नोट करके बताना। अब प्रॉब्लम कागज का कैरेक्टर रजत का है या रजत को बनाने वाले कैंडिडेट का है, ये भी कमेंट लिख के बताना। ये जितने पॉइंट बोल रहा हूं उसको लिस्ट करना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इन सारे पॉइंट्स को पकड़ रहे हो। So he got to know that while returning from Bihar, the lady had forgot her luggage in the government transport bus, and it also contained important documents for her job. तो रजत ने जब उसको सांत्वना दिया, कंधे पे हाथ रख के अनजान लड़की को, तो लड़की ने बताया कि वो बिहार से आई है। कहाँ आई है, ये जगह कहाँ पे पता नहीं, पार्क है लेकिन ये पार्क कहाँ पे ये नहीं बताया, लेकिन लड़की ने ये बताया कि वो बिहार से आई है और जिस बस से आई है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस, उस बस में वो अपना बैग भूल गई है और उस बैग के अंदर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे जो उसके जॉब में दिखाने का रिक्वायरमेंट था, यानी कि इंटरव्यू के लिए आई होगी, वो लिखा नहीं है बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो उस बैग में उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे जो कि बस में ही छूट गया, इसलिए वो पार्क में खड़ी होकर रो रही है। ध्यान रखना, गुम गवर्नमेंट बस में हुआ, यानी बस स्टॉप में बस ने उसको उतर गया और अंदर छोड़ दिया, लेकिन रोने के लिए वो बस स्टॉप छोड़ के पार्क में आई है। लॉजिक दिख रहा है या इलॉजिक दिख रहा, मुझे समझाना है ना। ही देन कॉन्टैक्टेड द इंचार्ज ऑफ द गवर्नमेंट बस स्टेशन। रजत पार्क में खड़ा है और वहां से ही उसने कांटेक्ट किया गवर्नमेंट बस स्टेशन के इंचार्ज को और उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई है बिहार से, 25-26 साल की लड़की है, वो अपना बैग बस में भूल गई है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस में, और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि इंटरव्यू के लिए चाहिए थे या जॉब के लिए चाहिए थे। उसने ये पूरी बात लड़की ने नहीं बताया। लड़की बस से उतर के जब वो उसको समझ में आया कि उसका बैग भूल गई, तो बस स्टॉप से चल के पार्क में आ गई और पार्क में कुदरती रजत आ गया क्योंकि वो खाली हाथ फॉर्मल ड्रेस में कॉलेज जा रहा था और रजत ने अनजान लड़की के हाथ, कंधे पे हाथ रख के उसको सांत्वना दिया। तो लड़की ने बताया ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो जिस लड़की का बैग गुम हुआ डॉक्यूमेंट के साथ, वो लड़की बस स्टॉप से उतर के पार्क में आ गई, बजाय कि जाके बताती इंचार्ज को, ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड के इंचार्ज को कि सर ऐसा ऐसा मेरा बैग उसमें छूट गया, मेरी मदद करो। उसने क्या डिसाइड किया, पार्क में जाके रोने का। थोड़ा बेतुका लग रहा है लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि कैंडिडेट ने ऐसे लिखा है। समझ में आया तो मुझे बताना। ये भी समझ में नहीं आया कि अगर रजत आज कॉलेज जल्दी निकल जाता या आज नहीं जाता तो क्या ये लड़की इस पार्क में खड़ी होकर रोती रहती, बजाय कि बस स्टैंड में जाके अपने बैग को बारे में कंप्लेन करती है और या जो भी करती है और उसको एक्शन। उसने अपने बैग को रिट्रीव करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो सारा एक्शन रजत के ऊपर डाला। और रजत एक अनजान लड़का है,
खाली हाथ कॉलेज जा रहा है फॉर्मल ड्रेस में, और अनजान लड़की कंधे पे हाथ रखा. कैन यू सी द इलॉजिक? एनीवे, he then contacted the in charge of the government bus station, told him about the problem, and the in charge of the station then called the bus driver and the lady got her luggage back. देखो कितनी आसानी से इंचार्ज ने बस के ड्राइवर को कॉल किया और बस का ड्राइवर बैग लौटा के चला गया. तो ये काम तो रजत के बजाय ये लड़की खुद भी कर सकती थी, पर लड़की ने क्यों ये एक्शन खुद नहीं लिया? क्या ये लड़की इतनी कमजोर और इतनी डिपेंडेबल है कि दूसरों के ऊपर कि अपना छोटा सा काम नहीं कर सकती? अब आप बोलोगे सर लड़की को क्यों देख रहे हो, लड़के को देखो. लड़की को किसने बनाया? इतनी छोटी सी काम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए. आपका लाइवलीनेस कहाँ गया? वेयर इज योर एबिलिटी टू बाउंस बैक? लड़की के लिए बोल रहा हूँ. और ये रजत अनजान लड़का एक अनजान लड़की के पास कंधे पे हाथ लगा कैसे कर दिया? दूसरा, ये पार्क में हो रहा है, लेकिन आपके कहानी में घटना हो रही है बस स्टैंड में. ये कैसे हो रहा है? तो इस कहानी को पढ़ो तो दिया हुआ स्टिमुलस ये है, साइकोलॉजिस्ट ने जो पिक्चर दिया है वो ये है, और जब कहानी को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये घटना पार्क में नहीं हो रहा, लेकिन ये घटना बस स्टॉप में हो रहा है. इस प्रकार समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दिया हुआ पिक्चर ये है कि लड़की रो रही है, लड़का उससे बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन कहानी को पढ़ो तो ये सीन चेंज हो जाता है. बैकग्राउंड पॉइंट नंबर 2 था जो फर्स्ट स्लाइड का, है ना? तो बस स्टैंड में खड़े होकर ऐसे रो रही है, ऐसा लग रहा है कहानी को देखने से, जबकि एक्चुअल में कहाँ रो रही है? पार्क में. तो ये समझ में नहीं आया कि पार्क में रोने वाली लड़की को कैंडिडेट ने बस स्टॉप में कैसे लेके चला गया. आप लोगों को समझ में आया तो मुझे बताना, क्या ये पार्शियल ऑब्जर्वेशन के कारण हुआ है? क्या ये परसेप्शन में गलती होने के कारण हुआ? क्या ये अपरसेप्शन में गलती के कारण हुआ है? एक अनजान लड़की को एक 26 साल का लड़का कैसे जाके हाथ लगा रहा है, ये भी समझ में नहीं आया. ये लड़की अगर बस स्टैंड में गुम हुआ तो बस स्टैंड में खुद क्यों नहीं कंप्लेन किया, पार्क में क्यों आ गई, ये भी समझ में नहीं आया. तो कहानी में ये घटना पढ़ने से ऐसा लगता है बस स्टैंड में हो रहा है, लेकिन पिक्चर में तो पार्क में हो रहा है. तो देर इज अ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द पिक्चर प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड द रेस्पॉन्स गिवन बाय द कैंडिडेट. समझ में आया तो मुझे बताना, मैं ऐसे यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. देर हैज टू बी ए कंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टिमुलस presented by the psychologist and the response given by the candidate. बट इस कहानी को पढ़ने से ये कंसिस्टेंसी नहीं मिल रहा है. ऐसा लग रहा है जो स्टिमुलस दिया था वो अलग है, और जिस रेस्पॉन्स को पढ़ा उसको पढ़ने से ऐसा लगता है वो पिक्चर कोई और ही पिक्चर पे लिखा है. कितने लोगों को ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो देयर इज अ मिसमैच. अब आप मुझे बताओ ये मिसमैच क्यों हुआ? क्या ये एक लॉजिकल मिस्टेक है या एक इलॉजिकल मिस्टेक्स है? इस मिस्टेक से इस कैंडिडेट के लेवल 2 यानी बुद्धि पे सवाल आएगा या नहीं आएगा? रजत का फिजिकल एक्शन L1 पे और लड़की का L1 पे जो एक्शन था, क्या वो लॉजिकल था, इलॉजिकल था? एक अनजान लड़की को कंधे पे जाके टच करता, जो बिहार से आई, जिसका सामान गुम है, पार्क में अकेले खड़ी होकर रो रही है, उसको कंधे पे हाथ लगा दिया, तो आपका L3 भी गड़बड़ हो गया. L3 इज इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल मेच्योरिटी. सो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है कैंडिडेट ने, और मुझे आप बताना कि क्या इसमें रीजनिंग एबिलिटी विच इज द मदर ऑफ ऑल OLQ वो है, जो कि फैक्टर 1 की क्वालिटी है SSB में, और इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये किस तरह से ये कर रहा है? ग्रास पे भी सवाल आता है, क्योंकि दिया हुआ पिक्चर लेफ्ट वाला है लेकिन स्टोरी राइट वाला है. तो बहुत सारे सवाल आते हैं. मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बताओ, फिर आपके कमेंट्स के ऊपर फिर आगे इसको बताएंगे. अगर इसी को हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी के लिहाज से बात करें, तब भी समझ में नहीं आता कि जब साइक ने लेफ्ट वाला पिक्चर दिया तो आपने राइट वाले पिक्चर को कैसे स्टोरी लिख दिया? आपने पार्क को बस स्टैंड कैसे कर दिया? आपके ऑब्जर्वेशन पे सवाल आ रहा है. क्या आपने पार्शियल ऑब्जर्वेशन किया, या आपने बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया और बैकग्राउंड अपनी मर्जी से बना दिया?
तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो जो फर्स्ट स्लाइड था 30 मेजर एंड कॉमन मिस्टेक्स, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस। और इसको करने से आपके फैक्टर 1 पे सवाल आ जाता है। फैक्टर 1 की जो 4 क्वालिटीज है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है, इट इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एडिक्वेटली विद ईज एंड क्लैरिटी। तो इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन आइडिया में प्रॉब्लम है। समझ में आया तो मुझे बताना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपने इस पूरे कहानी को किस तरह से अपने मस्तिष्क दिमाग के अंदर व्यवस्थित किया, समझ में नहीं आ रहा। लड़की ने अपने बैग को गुम होने के बाद किस तरह से अपने उस इंसिडेंट को ऑर्गेनाइज किया, समझ में नहीं आ रहा। लड़के ने कैसे पार्क में खड़े होकर कंडक्टर से, इंचार्ज से, ट्रांसपोर्ट से बस कर, समझ में नहीं आ रहा। फैक्टर 2 में एक अनजान लड़की के कंधे पे क्यों हाथ रखा, समझ में नहीं आया। एक लड़की बिहार से आई है, उसने सीधा ही खुद ही जाके क्यों नहीं अपने काम को किया। क्या उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना कमजोर है, क्या उसके अंदर करेज नहीं है, समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप बताना, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद साइकोलॉजिस्ट की नजर से क्या लगता है, कौन से ऑयल क्यों निकल रहा है या क्या गड़बड़ आ रहा है, जरूर कमेंट लिख के बताना। और मेरा एक सवाल, एक यही सवाल है, सेम है, जो कि आप सोच समझ कर जवाब देना 30 मेजर एंड कॉमन मिस्टेक्स ऑफ टीएटी को पढ़ के, कि इस रिस्पॉन्स में जो इनकंसिस्टेंसी आया बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय द कैंडिडेट, इसके पीछे क्या गलती हुआ कैंडिडेट से। क्या वो गलती आंखों से हुआ, परसेप्शन में हुआ, लॉजिकल थिंकिंग में हुआ, या कोई कोचिंग के इनपुट से हुआ, कहां से हुआ, इसको कमेंट में लिख के बताना। और मुझे ये भी बताना, क्या इसे ठीक किए बिना आप अगर एसएसबी जाते हो तो ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को लिया, इनफैक्ट थर्ड को भी पार्शियली लिया है। आप इन पॉइंट्स को उस वीडियो पे देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये बताना, ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट 1 एंड 2 को लिया हुआ है। डू यू थिंक it is okay to go for the SSB without correcting these needs to be corrected? तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना आपको क्या समझ में आया। और अगर आप AFOSP के क्लासेस अटेंड करना चाहते हो 2 वीक्स का ऑफलाइन, तो नेक्स्ट 2 वीक्स का ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड AFOSP SSB क्लासेस इज कमेंसिंग फ्रॉम 9 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2024। इसके लिए जो रिपोर्टिंग डेट है वो है 8 सितंबर एंड डिपार्चर 21 को जा सकते हो या 22 को जा सकते हो। 22 इज ए संडे। दिस विल बी ए फुली रेजिडेंशियल बैच जहां पे आपका हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट इज अवेलेबल। वेजिटेरियन फूड विल बी सर्व। इट्स एन एडवेंचर कैंप जहां पे ये क्लासेस होगा, साहस कैंप। सो यू मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर फॉर दिस सेम एंड यू विल गेट सिमिलर 500% इन डेप्थ बारीक क्लैरिटी। छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरह से काम किया जाएगा। जितने भी पॉइंट है इन सबको इस क्लास में हम आपको हेल्प करेंगे टू गेट ओवर दिस। ओनली देन आपका ये डेल्टा है ना बिटवीन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड योर प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, ये ब्रिज होगा। सो मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर। एंड इसके अलावा आप लोगों को पता है एनडीए एंड सीडीएस का रिटर्न जो है अभी जो 2024 वाला, वो 1 सितंबर को है। तो इस बैच को स्पेसिफिकली, इन दोनों बैचेस को, एनडीए एंड सीडीएस को ध्यान रखते हुए 9 सितंबर से रखा हुआ, सो दैट यू हैव एडिक्वेट टाइम टू प्लान योर बुकिंग एंड टेस्ट दे के इमीडिएटली यू कैन कम, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू identify the gap and understand how to bridge this gap and to implement it. Otherwise एकदम लास्ट में आओगे, रिजल्ट आने के बाद आओगे तो आप प्रेशर में आ जाओगे। So this batch is specifically catering for the NDA and CDS written examination जो कि 1 सितंबर को होने वाला है। You're most welcome to register for this 9 September batch, and the classes will be conducted at AFOSP Sahas the Camp. This is at Nagpur. आप Google Map में साहस द कैंप नागपुर करके टाइप करना, साहस कैंप नहीं करना, साहस द कैंप करना, एंड यू विल गेट इट। एंड इट विल बी अ रेजिडेंशियल बैच। सेम बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है वही है साहस कैंप। एंड इसमें जो चीफ ट्रेनिंग कराऊंगा या चीफ मेंटर, इट्स मी कर्नल गणेश बाबू। एंड आप लोगों ने मेरे वीडियो से देखा होगा ऑलरेडी 500% क्लैरिटी का वादा है, 500%। छोटी छोटी चीजों का टिप्स एंड ट्रिक्स करने से आपके सोच में किस तरह से वो टिप्स एंड ट्रिक्स जाके आपकी सोच को मैनिपुलेट करता है, वहां तक दिखाऊंगा, सो दैट आप एक सही तरीके से इसको
अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, निखारते हुए एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। एसएसबी की तैयारी में 2 पार्ट है, पहले खुद को समझना, अपने व्यक्तित्व को समझना और उसको ठीक करना। सेकंड इज एसएसबी के टेस्टिंग टूल्स को समझना और उसके ऊपर काम करना। सिर्फ सेकंड को करके फर्स्ट को छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर। टू रजिस्टर दिस इज द नंबर 9090099035। इस पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स को फ्लैट 2500 रुपीज डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट लिमिटेड है बिकॉज first 25 को ही anyway the seats are limited, so you can register now. Share these details with your friends and please avail this discount by registering in advance. First 25 candidates will get 2500 rupees discount, right? And इसके अलावा AFOCP का ऑनलाइन फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट वीडियो बेस्ड एंड पर्सनल इंटरव्यू इज अवेलेबल. दिस विल बी कंडक्टेड ओवर जूम एंड आपके पूरे के पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट को वन ऑन वन डिस्कस किया जाएगा टू एग्जैक्टली नो वेर इज द डेल्टा एंड हाउ टू ब्रिज द डेल्टा. So इसके लिए भी you can contact me on this given number 9090099035 and you will tremendously benefit from this. Do share it with your friends. And in case if you have not already subscribed the AFOCP YouTube channel, kindly subscribe it, press the bell icon, do share it with the friends and do post your comments on this video. Now I have asked a couple of questions. Please make sure you answer those questions so that we build up our next video based on your comments. And in case if you wish to write your story on this, you're most welcome to write your story on this and post it in the YouTube comment box, and let's see if you're able to observe the picture clearly and if you're able to integrate the background and other details correctly. And this will be covered in our free live classes जो कि हम conduct करेंगे on various platforms, है ना. You can put it your story or response in your YouTube comment box itself नीचे. और मैंने आपसे पूछा था कि थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट में अपर्सेप्शन क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन. जो लोग जानते हैं कमेंट लिखना, जो लोग नहीं जानते वो पीछे सवाल करोगे तो मैं उसके ऊपर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. डू पोस्ट योर कमेंट एंड थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.